कौमी असम्बली ने 27वीं तरमीम के बाद आर्मी एक्ट की मंजूरी भी दे दी है। पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। बिल वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मंजूरी के लिए पेश किया। पाकिस्तान एयरफोर्स तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बिल मंजूरी के लिए पेश किया और पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर किया गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मंजूरी के लिए इसे पेश किया था। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर किया गया। बिल वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने मंजूरी के लिए पेश किया। इसी पर मजीद बात करेंगे डॉन न्यूज के नुमाइंदे इरफान सदोसई से। जी इरफान, मजीद अपडेट कीजिएगा। जी, आज कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आर्मी एक्ट 1952 में जो मजीद तरमीम का बिल वो पेश किया और इसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1953 में भी मजीद तरमीम का बिल पेश किया और इसके साथ साथ वज़ीर दिफा ने पाकिस्तान नेवी एक्ट में मजीद तरमीम का बिल पेश किया। तीनों जो बिल है वो ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा ने पेश किए और पाकिस्तान जो आर्मी तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर हुआ और ये बिल जाहिर है ख्वाजा आसिफ ने ही मंजूरी के लिए पेश किया था। और इसी तरह से जो दूसरा बिल था पाकिस्तान एयरफोर्स तरमीमी बिल कसरत राय से, वो भी मंजूर हुआ। ये बिल भी ख्वाजा आसिफ ने ही मंजूरी के लिए पेश किया था और इसके बाद पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया और ये तीनों बिल जो है वो ख्वाजा आसिफ ने मंजूरी के लिए पेश किए थे। और इसके अलावा एक और बिल जो है जो कसरत राय से मंजूर हुआ, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल है, वो भी ऐवान ने कसरत राय से मंजूर कर लिया। इसे आजम नजीर तारड़ जो वफाकी वजीर कानून है उन्होंने मंजूरी के लिए पेश किया था। अच्छा, आप हमें बता सकेंगे इरफान सदोसई के एयरफोर्स तरमीमी बिल में और नेवी तरमीमी बिल में क्या अमेंडमेंट्स की गई? जी, ये अभी अभी ऐवान में पेश किया गया है। अभी तक इसको मीडिया के हवाले से कोई डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन ये जो 27वीं तरमीम है उसमें बाकायदा तौर पर यह बता दिया गया है कि जाहिर है कि जितने भी डिफेंस के इदारे हैं उनका जो हेड होगा वो आर्मी चीफ होगा, यानी वही इनको लीड करेगा। और उनमें ये पहले तो ये आईनी कवर नहीं था, लेकिन इस मरतबा ये इसमें तरमीम की गई है और ये जो तीनों दिफा से मुतल्लिक बिल हैं, दिफाई इदारों से मुतल्लिक बिल हैं, वो आज कसरत राय से मंजूर किए गए हैं। अच्छा, इरफान सदोसई, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल पर बहुत बहस हुई, बहुत डिस्कशंस हुई और उसके बाद इसे कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। तो आज इसकी मंजूरी किन तरामीम के साथ हुई है, क्या ये भी बता सकेंगे आप हमें? जी, आज इसके ऊपर काफी बहस हुई, खास करके जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान हैं उन्होंने खास करके जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से चीजें थी उनके ऊपर खासी तनकीद कर रखी थी। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो किरदार है वो माइनस कर दिया गया है और हुकूमत जो है वो बिल्कुल वन मैन शो करना चाह रही है और इस हवाले से वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। और आपने देखा होगा कि जवाद ख्वाजा जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट गए हैं इस 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से। और लेकिन इसके बावजूद जो है वो हुकूमत का मौक़िफ़ यही था कि जो अदलिया का काम है वो अदलिया करे और जो मुकन्नना का काम है वो मुकन्नना करे। तो इस हवाले से उन्होंने ये खास करके इसमें जो सो मोटो का एक्शन था वो वापस लिया है और चीफ जस्टिस के पास ये पहले इख्तियार था, अब वो इख्तियार खत्म कर दिया गया है। जी अच्छा इरफान, ये भी बताइएगा कि ये जो बिल्स पेश किए जा रहे हैं जिनकी जो है वो मरहलावार मंजूरी का सिलसिला जो है वो जारी है, कब तक ये पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा मुमकिन तौर पर? देखिए, यहाँ से तो ये बिल अब मंजूर हो गए हैं, इसके बाद अब ये बिल जो है वो आगे सेनेट में जाएंगे और उसके बाद यहाँ से बिल अगर वहाँ से मंजूर हो जाते हैं कसरत राय से तो फिर ये बिल सदर ममलिकत के पास जाएंगे और जब वो दस्तखत करेंगे इसके बाद तो फिर वो आइन का हिस्सा बन जाएंगे। तो यही इसका प्रोसीजर रहा है हमेशा से कि दोनों ऐवानों से किसी भी बिल की मंजूरी जो है वो जरूरी होती है। और आज जो बिल कौमी असम्बली में पेश किए गए उनके इसके बाद जो है वो सेनेट से इसकी मंजूरी होगी और उसके बाद सदर ममलिकत के पास जाएंगे। अगर सदर ममलिकत को किसी भी हवाले से एतराज ना हुआ तो इसके बाद वो दस्तखत कर देंगे इन बिलों पे। इरफान सदोसई, इस तमाम तर प्रोसेस में अपोजिशन का क्या किरदार रहा? देखिए, अपोजिशन शुरू से ही बहुत ही उनका तनकीदी रवैया रहा है और उन्होंने ये कहा है कि हुकूमत जितनी भी ये तरमीम कर रही है वो पर्सन स्पेसिफिक है और इस हवाले से उन्हें शदीद एतराज़ात है। और ख़ास करके सुप्रीम कोर्ट में जो तब्दीलियाँ लाई गई जुडिशरी के हवाले से उनके ऊपर भी खास करके उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हम इसमें दोनों रास्ते लेंगे। एक उन्होंने कहा कि हम कानून का रास्ता भी अपनाएंगे, इसके अलावा हम जो है वो अदालत का रुख भी करेंगे। तो अभी देखना ये है कि इसकी अपोजिशन क्या हिकमत अमली अख्तियार करती है, चूँकि जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन है उन्होंने भी अपनी तहरीक कल से चलाने का ऐलान कर रखा है। और ख़ास करके सुप्रीम कोर्ट के अभी कुछ थोड़ी देर पहले जो डेवलपमेंट हुई
सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस ने भी रिजाइन किया। तो मेरा ख्याल है कि अपोजिशन की जो तहरीक है उसको थोड़ा सा ऑक्सीजन मिलेगी इन चीजों से, लेकिन हुकूमत जो है दूसरी जानिब कानून बार काउंसिल लाहौर हाई कोर्ट बार काउंसिल की जानिब से भी इस मामले को चैलेंज करने का ऐलान किया गया है। क्या आपको लगता है कि अगर कल से तहरीक जो है वो शुरू होने वाली है तो इसमें जो है वो वकला तंजीमें भी ऑन बोर्ड हो सकती हैं अपोजिशन के साथ? जी बिल्कुल, जो हुकूमत है वो भी अपना पूरा जोर लगा रही है कि जो बार काउंसिल्स हैं उनको कायल किया जाए, उनको अपोजिशन की तरफ ना जाने दिया जाए, जबकि जो अपोजिशन है वो मुसलसल मुशावरत का अमल उन्होंने जारी रखा हुआ है। खास करके जो उनके वकला के जो विंग्स हैं वो काफी एक्टिव हैं, और आपने देखा होगा कि खास करके जो अपोजिशन की मेन पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, काफी अरसे से सियासतदानों में को वकला ने रिप्लेस किया है, और वकला की जितनी भी फ्रेटर्निटी है वो पीटीआई के साथ खड़ी है, चाहे उनके ऊपर तशद्दुद हुआ हो या किसी भी किस्म की सख्ती की गई हो तो वो पीछे नहीं हटे। तो मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं अगर ह्यूमन राइट्स का इशू आता है या कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को बुलडोज करने का मामला आता है या कहीं झोल है कानून साजी में, तो मेरा ख्याल है कि वकला बरादरी खड़ी होगी इसमें, और अपोजिशन की जो तहरीक है वो किसी हद तक मजबूत हो सकती है। लेकिन हुकूमत दूसरी जानिब मेरा ख्याल है कि उनसे आनी हाथों से निपटेगी, क्योंकि अगर वो कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो जरूर उनके साथ कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा। आपको मालूम है कि इस्लामाबाद में भी दफा 144 नाफिज है, इसके अलावा पंजाब में जो दफा 144 नाफिज की गई थी उसमें भी एक्सटेंशन दी गई है। तो जहां कहीं भी इस तरह की हुकूमत देखती है कि हलचल हो रही है तो वो दफा 144 का नफाज कर देती है, और ऐसी सूरत में अपोजिशन के लिए कहीं जलसा करना या जुलूस करना या लोगों को इकट्ठा करना या मुनज़्ज़म करना एक तो मुश्किल मरहला बन जाता है। लेकिन इसके बावजूद जो अपोजिशन के लोग हैं उन्होंने किसी न किसी तरह इस तहरीक को जिंदा रखा हुआ है। अच्छा इरफान सदो सही, जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं जस्टिस मंसूर अली शाह और दूसरे मुअज़्ज़ज़ जज साहब की जानिब से इस्तीफ़ों की सूरत में सदर जरदारी के पास मौजूद हैं, बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए। उन्होंने कहा है कि 27वीं तरमीम आईन पाकिस्तान पर संगीन हमला है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। आपको लगता है इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखने से और दो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के एक साथ इस्तीफ़ा देने से, फिर जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर के भी एतराज़ात मौजूद हैं, कहीं ना कहीं हुकूमत तचक दिखाएगी? इज इट पॉसिबल रिवर्ट हों कुछ चीज़ें या ऐसे ही रहेंगी? देखिए, हुकूमत के रवैये से लगता तो नहीं है कि कुछ चीजें रिवर्ट होंगी, चूंकि हुकूमत दोनों तरह के रास्ते अपनाती है। एक तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता है उसमें वो अपना बिल्कुल वो देखती है कि इसमें कोई लूप होल्स तो नहीं है। अगर लूप होल्स कहीं ना कहीं से हैं या कोई खड़ा होने की कोशिश करता है तो उसके साथ सख्ती से निपटने का जो रास्ता है वो भी ओपन रखा जाता है। तो हुकूमत जो है जब वो हुकूमत में होती है, उनके पास मशीनरी होती है, पावर होती है फेडरल में, प्रोविंस में, तो मेरा ख्याल है कि वो उसके सामने खड़ा होना एक बहुत ही मुश्किल मरहला होता है। और खास करके अगर अपोजिशन सामने होगी और उनके जो मेन जो लीडर हैं इस वक्त वो जेल में हैं, इमरान खान, तो वही लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी सूरत में काफी मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। और खास करके उन्होंने जो इस तहरीक की जो बागडोर दी है वो महमूद अचकजई के हाथ में दी है, वो पश्तून है, इसके अलावा बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक है, तो वो जो अपना असर रसूख है वो जरूर इस्तेमाल करेंगे। खास करके जो पश्तून लोग हैं वो उनके साथ जरूर खड़े होंगे, इसके अलावा जो ट्राइबल लोग हैं वो भी इनकी सपोर्ट में होंगे। लेकिन देखना ये है कि अगर हुकूमत जिस तरह से पहले सख्तियां करती रही, अगर इस मरतबा सख्ती की गई तो इसके नताइज क्या निकलते हैं। केपीके के अंदर उस तरह से सख्तियां नहीं की गई पहले जिस तरह पंजाब में की गई, और पंजाब में फिर सूरत हाल जो है वो गवर्नमेंट के हक में काफी फेवरमेंट सामने आई। तो इस तरह की चीजें अभी चल रही हैं। देखना यह है कि अभी हुकूमत का रवैया क्या होता है इन सारी तरमीम के बाद। लेकिन इरफान ये भी बताइएगा कि वज़ीर आज़म या मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की जानिब से वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि कुछ चीज़ें हैं जो अभी इसका हिस्सा नहीं है इस तरमीम का, जिन्हें बाद में जो है वो हिस्सा बनाया जा सकता है, जिसमें MQM की जो सिफारिशात थी उसके हवाले से भी आज उन्होंने कहा कि मैं ये रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ कि जो MQM की सिफारिशात हैं उस पर मैं डिस्कस करूँगा और फिर उनको हिस्सा बनाया जा सकता है। तो क्या आपको लगता है कि वकला बरादरी से भी इस हवाले से कोई मशावरत की जाएगी, और अगर उनकी कोई सिफारिशात हैं तो उनको मुस्तकबिल करीब में इस तरमीम का हिस्सा बनाया जा सकता है? देखिए, अगर MQM हुकूमत के साथ शामिल ना होती तो ये तरमीम नहीं हो सकती थी। और ख्वाजा आसिफ जो वज़ीर दिफा हैं उन्होंने पार्टी लाइन से हट के भी स्टेटमेंट दी, और उन्होंने ये कहा कि जो मुकामी हुकूमतें या ज़िले हुकूमतें इनका होना बहुत ही ज़रूरी है अगर पाकिस्तान में तरक्की करनी है। क्योंकि उन्होंने कुछ मिसालें भी दी कि माजी में जितने भी जर्नैल गुजरे हैं या आमिर गुजरे हैं उन्होंने अपने दौर में जो मुकामी हुकूमतें इनको एम्पावर किया है, और जब से ये सिविल हुकूमत जब आई है उसने जो पावर है वो अपने तक रखी है, चाहे वो मरकज की बात हो या सूबे की बात हो। तो उन्होंने MQM की जो ओपिनियन थी या MQM की जो डिमांड थी उससे इत्तेफाक किया है, और इसके बाद एक ये पब्लिक डोमेन में भी ये चीज़ गई है और वहाँ पे भी इसको काफ़ी सपोर्ट मिला। और उसके बाद आपने देखा है कि वज़ीर आज़म को मजबूरन आके ये स्टेटमेंट देना पड़ी है।
कि हम शायद इसको अभी तो इनकलकेट नहीं कर सके, लेकिन जो फ्यूचर है उसमें इस तरमीम को हम जरूर शामिल करेंगे और MKM की डिमांड को फुलफिल करेंगे। लेकिन अभी तक तो देखिए MKM से जब भी हमने बात की उन्होंने कहा कि हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना है, खास करके जब भी तरक्याती कामों की बात आती है, डेवलपमेंट की बात आती है, तो हमें पीपल्स पार्टी उस तरह से स्पेस देती नहीं है। तो हमें बिल्कुल ही फिर विफाक की तरफ ही देखना पड़ता है, इन्हीं को कायल करना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है MKM के जो लोग हैं यहाँ पे इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं, क्योंकि सेशन चल रहे हैं तो उनकी मुलाकातें हुई होंगी और फेस सेविंग से हट के भी जेन्युइनली भी उन्होंने कहा होगा कि हमारी डिमांड को फुलफिल किया जाए। तो वज़ीर आज़म ने फिर इसी वजह से आगे आज ये स्टेटमेंट दी है। अच्छा इरफान सदोज़ई, हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूरुल शाह ने 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से जस्टिस याहिया अफरीदी को ख़त भी लिखा था। इसके अलावा जस्टिस पमर का एतराज़ भी बहरहाल मौजूद है, वकला बरादरी भी एहतजाज कर रहे हैं और कल जो फुल कोर्ट का इजलास तलब किया गया है, आपको लगता है कि एतमाद में लिया जाएगा चीफ जस्टिस की जानिब से वकला बरादरी को और जजेस साहिबान को? देखिए वकला बुनियादी तौर पे काफ़ी एग्रेसिव इनका एटीट्यूड हमेशा से रहता है जब भी इनके हवाले से किसी भी किस्म की तरमीम सामने आती हैं, और लगता ये है कि जब पॉलिटिकल लोग निकलेंगे तो उनके साथ वकला की सपोर्ट भी होगी और हुकूमत किसी हद तक मैनेज तो कर पाएगी। लेकिन अगर अपोजिशन इसको प्रोलॉन्ग करने में कामयाब हो जाती है तो फिर वकला जो है वो मेरा ख्याल है इसको लीड करेंगे, क्योंकि PTI की जो क़यादत है वो इस टाइम वकला के हाथ में है। खास करके इमरान खान के जो केसेस लड़ते रहे वकला वो भी इस टाइम लीडिंग रोल में है। तो वकला इस टाइम अच्छी खासी उनकी फोर्स है, चारों सूबों में वो मौजूद हैं, इस्लामाबाद में मौजूद हैं, बाकायदा नज़्म ज़ब्ता उनका अगर उनके हाथ में चेन ऑफ कमांड दी गई तो वो इस तहरीक को काफ़ी मजबूत कर सकते हैं और हुकूमत के लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। अगर इन मुश्किलात से बचने के लिए हुकूमत ने एक्शन का मुजाहरा जो है वो नहीं किया, क्योंकि हुकूमत तो वाज़ेह तौर पर यही कहती है कि हम मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं, आए बैठे मुज़ाकरात करें, कोई रास्ता निकल आएगा। लेकिन अगर जो है वो हुकूमत इस तरफ जाती है मुज़ाकरात के लिए, तो आपको मुमकिन तौर पर लगता है कि किसी एहतजाज से या किसी तहरीक से जो है वो बचा जा सकता है हुकूमती सतह पर? देखिए हुकूमत के हवाले से काफ़ी अरसे से एक जो वर्ड है वो यूज़ किया जा रहा है कि हार्ड स्टेट की तरफ पाकिस्तान जा रहा है, और इस जो कानून साजी हो रही है ये भी यही रिफ्लेक्ट कर रहा है कि अपोजिशन को अब जो है वो सख्त जो हालात है उसका सामना करना पड़ेगा, उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। तो आसान नहीं है मुस्तकबिल अपोजिशन के लिए, लेकिन अगर उन्हें सियासी जद्दोजहद करनी है तो उन्हें सियासी दायरा कार में रह के ही करनी पड़ेगी, उनको सियासी रास्ता ही लेना पड़ेगा, चाहे वो स्टेटमेंट की बात हो चाहे जलसे जुलूस की बात हो। लेकिन उनकी जो डोमेन है उसके अंदर अगर रह के चलेंगे तो उनके लिए काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि देखिए सभी कुछ पब्लिक के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। पब्लिक अल्टीमेटली देख रही होती है कि कौन राइट है कौन रॉन्ग है। अगर अपोजिशन अगर राइट के ऊपर होगी तो वो अल्टीमेटली प्रेशर जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर बिल्ड होगा, चाहे वो अगर मीडिया के ऊपर किसी भी तरह का रुकावट बनती है, अपोजिशन को उस तरह की स्पेस नहीं मिलती, तो सोशल मीडिया मौजूद है, तो कहीं ना कहीं से अपोजिशन के लिए स्पेस जरूर मौजूद होगी। लेकिन देखना यह है कि वो कितना इसको टेक्निकली इस्तेमाल करते हैं, अपनी जो उनकी जो भी स्ट्रेटजी उन्होंने बना रखी है किस तरह से उसको लेके चलना है। देखिए कभी आपकी एक टेक्निक आपकी नहीं चल पाती, फिर उसके बाद आपको दूसरा फार्मूला यूज करना पड़ता है। तो देखना यह है कि अभी जो हुकूमत है उसने तो अभी वाज़ेह तौर पे इस तरह के बिल्स पास कर दिए हैं जिसमें अपने आप को भी स्ट्रेंथन किया है, और ये उन्होंने पैगाम दिया है कि अगर हुकूमत के खिलाफ कोई भी तहरीक चलती है तो उसको कुचला जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब अपोजिशन को देखना है कि वो कितना इस टाइम उनकी स्ट्रेंथ क्या है, आया उनके साथ KP के अलावा भी लोग निकल पाएंगे, जिस तरह से पिछली मरतबा कोशिश की गई थी कि पंजाब से लोगों को निकाला जाए, लेकिन पंजाब में क्योंकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और वहाँ पे उन्हीं की मशीनरी थी, ना ट्रांसपोर्ट को आने दिया गया ना वहाँ पे MNAs को आने दिया गया, उनके खिलाफ केसेस हुए, FIRs हुई, तो काफी दबाव का शिकार रखा वहाँ पे, और इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग थे वो इस्लामाबाद नहीं पहुंच सके, तो काफी मुश्किल पेश आती रही। लेकिन अब देखना यह है कि जब महमूद अचकज़ई ये इन सारी चीजों को लीड कर रहे हैं तो PTI किस हद तक उनके साथ खड़ी होगी। मौलाना फजल रहमान का जो रोल है वो भी देखना होगा। अब इस सारे अरसे में उन्होंने हुकूमत को सपोर्ट तो नहीं किया 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर, उनके जो लेकिन इरफान उस तरह की रेजिस्टेंस भी नहीं आई ना JUIFA की तरफ से। बिल्कुल मेरा ख्याल है कि JUIFA कुछ चीजों के ऊपर तो कायल थी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसके हवाले से उन्होंने कहा था ठीक है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बदलना चाहिए, इनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी हो चुकी है। इसके अलावा कुछ और जो बातें थी वो हुकूमत ने काफी हद तक तस्लीम की है, लेकिन आपको मालूम है कि मौलाना फजल रहमान का जो रोल है वो चाहते हैं कि वो अपोजिशन में रहें, इसी तरह से उनकी मकबूलियत बढ़ सकती है। अदरवाइज उनके ऊपर ये धब्बा है कि जब भी वो गवर्नमेंट में होते हैं तो हमेशा से वो फायदे लेते हैं, वो किसी न किसी तरह से गवर्नमेंट के साथ जुड़े रहते हैं लेकिन अपोजिशन भी करते हैं। तो अभी भी मौलाना फजल रहमान ने अगर
ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाए तो मेरा ख्याल है काफी हद तक दुरुस्त होगा कि डबियस किस्म का रोल अपना रखा है। जब मुज़ाकरात के लिए अपोजिशन के लोग उनके घर जाते रहे तो तब भी वो बातचीत उनसे करते रहे, उन्हें अपनी हिमायत का यकीन दिलाते रहे, लेकिन जब दूसरी जानिब हुकूमत की डेलीगेशन जाते रहे तो उनको भी कहा है कि हम आपकी सपोर्ट करेंगे। और मौलाना फजलुर रहमान का एक पॉइंट ऑफ व्यू, उन्होंने कहा है कि मैं पॉइंट टू पॉइंट चलता हूं, मैं किसी एक खास बात के ऊपर एक पार्टी नहीं बनता। तो मौलाना लेकिन इरफान, सेनेटर कामरान मुर्तजा का भी इस हवाले से जो है वो स्टेटमेंट आया है, उन्होंने असेंबली फ्लोर के ऊपर ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लीग नून ने जो है वो हमें धोखा दिया है। कौन सी ऐसी सिफारिशात थी JUI की जिन्हें शामिल नहीं किया गया, या मुस्लिम लीग नून को जो है वो धोखाधही की तरफ जो है वो जाना पड़ा उनकी नज़र में? देखिए, ख्वाजा आसिफ ने परसों एक स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने काफी सख्त किस्म की एक बात की है कि इस्लामाबाद में जो मदारिस हैं और मसाजिद हैं ये कब्जे की जमीनों के ऊपर बने हुए हैं। इसके अलावा जो इनका निसाब है वो एक करने की बात करती रही है हुकूमत, हमेशा से इनके ऑडिट की बात करती रही है। तो ये सारी चीजें जो है वो मौलाना फजलुर रहमान की डिमांड थी कि नहीं, हमें आप इंडिपेंडेंट रहने दें, लेकिन गवर्नमेंट हमेशा से ये चाह रही है, जब से ये गवर्नमेंट में आए हैं उनकी ये कोशिश है कि इनको किसी न किसी तरह गवर्नमेंट की जो अम्ब्रेला है उसके नीचे लाया जाए। और आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट के कुछ मिनिस्टर्स भी पार्टी लाइन से हट के और जो कैबिनेट का जो एक लाइन होती है उससे हट के वो स्टेटमेंट देते रहे। और ख्वाजा आसिफ एक बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन है, सीनियर वजीर भी हैं और डिफेंस का उनके पास ओहदा भी है। इसके बावजूद उन्होंने जो स्टेटमेंट दी वो JUI फेक को और खास करके जो मजहबी हल्के हैं उनको उन्होंने इस बात का बड़ा ही सख्त बुरा मनाया और उन्होंने वजीर आजम को कहा है कि इसका नोटिस ना लें और इसको वापस करें। जबकि वजीर आजम ने ख्वाजा आसिफ की बात का नोटिस लिया है और उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात की है कि एक वक्त था कि इस्लामाबाद में, यानी उन्होंने 90s की बात की कि 90s में यहाँ पे सिर्फ चंद ही मदरसे या मसाजिद हुआ करते थे, आज हजारों की तादाद में। और इस वजह से जो हमारी मुल्क के अंदर इंतहा पसंदी बढ़ रही है या दहशत गर्दी है, ये उसी की वजह है। और आपने देखा है कि माजी में वो अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की जो भी पॉलिसी थी उनके ऊपर वो शदीद तनकीद करते रहे। तो यही वजह है कि ख्वाजा आसिफ ने इसी लाइन को बरकरार रखा है। और वो मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर बराह रास्त तो उन्होंने हमला नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि ये जो मदारिस का सिस्टम है इसको ठीक करना चाहिए और इसका ऑडिट होना चाहिए और जो हुकूमत की कमांड है उसके नीचे इसको होना चाहिए। तो उन्होंने साथ ये बता दिया कि यहाँ पे इतने ज्यादा मदारिस हैं जहाँ पे खास करके इनका कोई ऑडिट नहीं है, हुकूमत की रिट नहीं है और यहाँ से बच्चे जो है वो जहाद की तरफ जाते हैं, अगर नहीं भी जाते तो उनको बरगलाया जा सकता है। तो इस तरह की तनकीद की है जिसकी वजह से मौलाना फजलुर रहमान, ये मजहबी हल्के हैं, वो काफी नाराज थे हुकूमत से। अच्छा इरफान, जो बेसिक नुक्ता है जस्टिस मंसूर अली शाह का, उन्होंने जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा तो उन्होंने कहा कि सब पर ये चीज़ वाज़ेह होनी चाहिए कि जो भी तरामीम आ रही हैं वो आईनी अदालतों के जजेस से मुशावरत के साथ आनी चाहिए, उनकी मुशावरत के बगैर ऐसा पॉसिबल नहीं होना चाहिए। तो आपको लगता है अगर मुशावरत कर ली जाती, फिर अमेंडमेंट्स होती, तो जिस तरह की तरमीम आई है वो ना हो पाती, और अगर ये लोग साथ होते तो फिर इस तरह के एतराज़ात नहीं आते? देखिए, ये जो तरमीम की गई है इसमें जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ऑलमोस्ट एक ही पेज के ऊपर थी। अगर कोई भी पार्टी कोई टिल्ट दिखाती, खास करके पीपल्स पार्टी, तो मेरा ख्याल है कि वो जो जजेस का पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें काफी जान पड़ सकती थी। लेकिन अब जजेस की जो पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन तो सही अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो खुद मुतासरा है। वो तो कहती है कि भाई शुरू करती है जुल्फिकार अली भुट्टो की शहादत से और फिर सुओ मोटो नोटिस पे आती है। बिल्कुल, तो उन्होंने इसी का ही तोड़ किया। उन्होंने कहा कि अदालतों के जो इख्तियारात हैं उनको महदूद किया जाए, बल्कि दूसरे लफ्जों में जो अदालतों के जितने इख्तियारात हैं वो उन्हें दिए जाए, उससे बढ़ के वो ना आगे आ सके। और इसी वजह से बिलावल भुट्टो की और पीपल्स पार्टी की ही तजवीज़ थी कि जो आईनी अदालत है उसका क्याम होना चाहिए। और आपको मालूम है कि इससे पहले स्टेप बाय स्टेप ये काम हुआ। पहले 26वीं आईनी तरमीम में इन्होंने कहा कि सोमोटो लेने का जो तरीकाकार है वो बदला जाएगा, और उसके बाद फिर जो 27वीं आईनी तरमीम है इसमें तो इसकी शक्ल ही तब्दील करके रख दी गई है और इसमें बताया है कि जो आगे चीफ जस्टिस का रोल है वो सुप्रीम कोर्ट से ले लिया जाएगा और ऑब्वियसली वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसी का ही चीफ जस्टिस होगा। और इस मरतबा भी इन्होंने थोड़ी सी एम्बिग्विटी रखी थी, बाद में जो पीपल्स पार्टी को पब्लिक प्रेशर की वजह से उसको चेंज करना पड़ा और अभी जो यहिया अफरीदी चीफ जस्टिस है उनको इस ओहदे पर ही चीफ जस्टिस तस्लीम किया गया है और उनकी रिटायरमेंट के बाद फिर जो मोस्ट सीनियर जज होगा वो सुप्रीम कोर्ट का जज तस्लीम किया जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो पीपल्स पार्टी तो डे वन से ही उनकी ख्वाहिश रही है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम विक्टिम है जुडिशरी का, जुडिशल जो एक्टिविज्म है वो हमेशा से पीपल्स पार्टी के खिलाफ ही रहा है। तो इस वजह से अदालत को कहीं ना कहीं इनको रोक लगानी होगी, कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगाना होगा ताकि ये अपना काम कर सकें और पार्लियामेंट की जो दायरा इख्तियार है उसके अंदर ये इंटरफेयर न कर सके। और इस हवाले से लेकिन इरफान,
इरफान, यहाँ पर 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर ही इतने मामला जो है वो खड़े हो गए हैं। 2 सीनियर जजेस मुस्ताफ़ी हो गए, एक बार काउंसिल ने जो है वो वाज़ेह तौर पर इस तमाम तर सूरत हाल को जो है वो चैलेंज करने का ऐलान किया। अपोजिशन का मौक़िफ़ इतना सख्त आ रहा है। वहीं दूसरी जानिब फैसल वाडा साहब, जिन्होंने बड़ी फुर्तियाँ दिखाई थी तमाम तर मामले के अंदर, लेकिन फैसल वाडा साहब ने कहा था कि आप 27वीं तरमीम की बात कर रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ 28वीं तरमीम किस तरह से आएगी। इस तमाम तर सूरत हाल के तनाजुर में ये मुमकिन है कि एक और तरमीम जो है वो आगे खड़ी हो? देखिए, फैसल वाडा जो है वो एक अकेले आदमी है, किसी की नुमाइंदगी नहीं करते। अगरचे देखना होगा कि उनको पावर कहाँ से मिल रही है, वो किसकी बात कर रहे हैं। अगर वो लेकिन इरफान, उनका कॉन्फिडेंस बहुत कुछ कहता है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने जो जो माजी में पेशन गोइयां की हैं वो ठीक साबित हुई हैं और गवर्नमेंट का भी वो हिस्सा रहे हैं, खासा तजर्बा भी है, उन्हें एक इन्फ्लुएंशियल शख्स भी है और पावर कॉरिडोर्स में उनका काफी असर रसूख है। तो 28वीं अगर तरमीम आती है तो देखना होगा उसमें क्या है। अगर मुकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने के अलावा कोई चीज है तो वो भी यानी कबल अज वक्त है उसके बारे में बात करना। लेकिन फैसल वाडा के हवाले से ये चीजें मशहूर है कि वो पेशन गोई करते रहते हैं, लेकिन जो अदालत है इससे तो बिल्कुल ही पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी थी, खास करके जब वो इक्तदार में होती है तो वो काफी जो है नाराज रहती हैं। लेकिन इस मरतबा हुआ ये है कि पीपल्स पार्टी ना अपोजिशन में थी ना गवर्नमेंट में, और उनके ऊपर काफी एक बर्डन पड़ा हुआ था और उन्होंने एक जानिब वो अपने आप को गवर्नमेंट में। बहुत शुक्रिया इरफान सदुसई, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे।